इंट्रोडक्शन भी करना होगा ना अपना। हाँ थोड़ा सा दे दीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आशीष जोशी और आज की वीडियो हम जानेंगे एंटीबायोटिक्स के बारे में कि भाई एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं। ठीक है, आपने बहुत बार सुना होगा कि एंटीबायोटिक्स लेने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं या एंटीबायोटिक्स नहीं लेने चाहिए। तो ये सब कुछ मिसकंसेप्शंस भी हैं इसमें और कुछ इसमें जो है नॉलेजेबल थिंग्स भी हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले हम ये बताते हैं कि भैया एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं। एंटीबायोटिक्स एक ऐसा केमिकल है या एक ऐसे एजेंट्स हैं जो हम बैक्टीरिया से रिलीज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये कोई बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया से हमने जो है एंटीबायोटिक एक्सट्रैक्ट आउट कर लिए। ठीक है, एंटीबायोटिक्स। ठीक है, इस बैक्टीरिया से हमने एंटीबायोटिक एक्सट्रैक्ट आउट कर लिए। किसके लिए? किसी दूसरे हार्मफुल बैक्टीरिया जिसको हम पैथोजेंस कहते हैं। ठीक है, इसको मैं इस तरह से दिखा देता हूं। तो ये जो बैक्टीरिया है इसी से हमने केमिकल निकाला और पैथोजन जो बैक्टीरिया है, पैथोजेंस जिसे बोलते हैं, जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं उन्हें पैथोजन बोला जाता है। तो पैथोजेंस को किल करने के लिए या उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए, कम करने के लिए हम जो एजेंट्स का यूज करते हैं उनको हम बोलते हैं एंटीबायोटिक्स। ठीक है, स्पेसिफिकली ये एंटीबायोटिक जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए ज्यादा यूज किए जाते हैं। ठीक है, वायरस या फंगस के लिए कम यूज किए जाते हैं। हालांकि उसमें भी यूज करते हैं, एक्सेप्शंस हैं, बट मोस्टली जो है ये बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए जो है यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं आपके क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स कितने टाइप के होते हैं? तो बेस्ड ऑन दो तरह से इसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है बेस्ड ऑन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और सेकेंड है आपका बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर। उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से मतलब वो किस तरह से काम करता है, और दूसरा उसके केमिकल स्ट्रक्चर से। तो सबसे पहले हम बात करें बेस्ड ऑन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। देखिए, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के हिसाब से तीन तरह से बैक्टीरिया एक्ट करता है। फर्स्ट है आपका इनहिबिट सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल। देखिए, ये मान लो फॉर एग्जांपल ये कोई बैक्टीरिया है। ठीक है, ये हमारा बैक्टीरिया है। अच्छा, अब इस बैक्टीरिया जो है ये कैसे ग्रो कर रहा है? ये बैक्टीरिया बना किससे? ये इसके सेल से बना हुआ है। और सेल किससे बनी है? सेल वॉल। ठीक है, इसमें जो सेल वॉल है, ठीक है, ये जो इसमें सेल वॉल है, इसको मैं थोड़ा वो कर देता हूं। हाँ, ये जो सेल वॉल है इससे बना है ये बैक्टीरिया। अब हमें अगर इस बैक्टीरिया को किल करना है, बैक्टीरिया को खत्म करना है, उसके तीन तरीके हो सकते हैं। पहला जो तरीका है वो है आपका बैक्टीरियल सेल वॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट करना। ना बैक्टीरिया की सेल वॉल रहेगी, ना ही बैक्टीरिया ये ग्रो कर पाएगा, पहला। सेकेंड है आपका एक्ट ऑन सेल मेम्ब्रेन अफेक्टिंग परमिएबिलिटी। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन मतलब ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसकी परमेबिलिटी को अफेक्ट करना। परमेबिलिटी मतलब होता है कि उसको हम कितना उसके आर पार जा सकते हैं, कितना वो परमिएबल है। ठीक है, इसको हम लिपिड सॉल्युबिलिटी भी कह सकते हैं। तो दूसरा ये हो गया। तीसरा है अफेक्टिंग द फंक्शन ऑफ 30S एंड 50S राइबोसोमल सबयूनिट। अब देखिए 30S और 50S राइबोसोमल सबयूनिट क्या होते हैं? राइबोसोमल सबयूनिट राइबोसोम के अंदर ही एक पार्ट होता है। राइबोसोम का काम क्या होता है? प्रोटीन को सिंथेसाइज करना होता है, मतलब जेनेटिक लेवल पे, बैक्टीरिया के भी जेनेटिक लेवल पे जाके उसको अफेक्ट करना। ये मोस्ट पावरफुल तरीका होता है जिससे हम एंटीबायोटिक्स को, मतलब उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर। केमिकल स्ट्रक्चर के बेस पे ये आपके 6 टाइप के होते हैं। ठीक है, अब ये जैसे बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है, इसका ये पूरी क्लास है, 6 क्लास है। ठीक है, अमाइनो ग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक है, आपका टेट्रासाइक्लिन है, आपका पॉलीपेप्टाइड्स है, ठीक है, मैक्रोलाइड है, और अदर एंटीबायोटिक मिसलेनियस भी हम इसे बोल सकते हैं, इसमें ये आते हैं। ठीक है, इन्हीं के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं आज। तो हम बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं इसका। आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जान लेते हैं कि भैया ये एंटीबायोटिक आए कहां से। देखिए, हिस्ट्री में भी अगर मैं पहले जाऊं, सबसे स्टार्टिंग की बात करूं, एंशिएंट यूज से भी पहले जब भी किसी भी इंसान को बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता था तो उस टाइम पे, क्योंकि बैक्टीरिया होते हैं या वायरस होते हैं तो ये तो पता ही नहीं था किसी को, तो लोग इसको किसी और सुपरनेचुरल पावर से जोड़ लेते थे या लॉ ऑफ कर्मा के हिसाब से जोड़ लेते थे कि इसके कर्म खराब है इसलिए इसको ये प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, धीरे धीरे साइंस ने जब तरक्की करी तब हमें ये पता लगा कि भैया एक बैक्टीरिया नाम की चीज होती है जिसको हम अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते, और वो अगर बॉडी के अंदर आ जाए तो वो बॉडी को इन्फेक्ट करता है और जिससे जो है आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। ठीक है, अब जब स्टार्टिंग में ये डेवलपमेंट हो रहा था तो ज्यादातर जो है चाइनीज और
आपका पर्शियन, इजिप्शियन, सॉरी इजिप्ट, इजिप्ट जिसे मिस्र कहते हैं हिंदी में, ठीक है। इजिप्ट के लोग क्या करते थे, वो ब्रेड जो है, ब्रेड के मोल्ड लेते थे, ब्रेड को थोड़ी देर रख लेते थे जिससे उसमें थोड़ा सा फंगस ग्रो हो जाती थी, और मोल्डेड ब्लड को उस इन्फेक्शन के ऊपर अप्लाई करते थे। ये इनका स्टार्टिंग का तरीका था, और जरूरी नहीं है बिल्कुल 100% कारगर तरीका था, ऐसा नहीं था। बहुत जगह पे ये काम करता था, बहुत जगह पे नहीं करता था, ठीक है। फिर धीरे धीरे चाइनीज लोगों ने जो है मेडिसिन, जो मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं, उन मेडिसिनल प्लांट्स को लिया और उनसे जो है जो स्पेसिफिक मेडिसिन है या जो उसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है उसको एक्सट्रैक्ट आउट किया, और एक्सट्रैक्ट आउट करने के बाद उसको जो है किसी कपड़े के ऊपर या पट्टी नुमा तरीके से जो है वो अप्लाई करा उस स्पेसिफिक वुंड में या इन्फेक्शन में, ठीक है। तो ये तो एंशिएंट यूज हो गया उसका। उसके बाद फिर धीरे धीरे अर्ली केमिकल एजेंट्स आए, ठीक है। केमिकल एजेंट्स की अगर हम बात करें तो जो दो केमिकल सबसे ज्यादा यूज हुए थे उस टाइम पे, मर्क्यूरी और आर्सेनिक, ठीक है। मर्क्यूरी, मैं एम और ए लिख देता हूं, आप समझ जाइएगा, मर्क्यूरी और आर्सेनिक। देखिए मर्क्यूरी और आर्सेनिक, इनके साइड इफेक्ट भी बहुत ज्यादा है उस टाइम पे, ये कैंसर कॉजिंग एजेंट्स है, ठीक है। अगर मर्क्यूरी एक लेवल पे ज्यादा हो गई बॉडी में तो जो है बहुत नुकसान कर सकते हैं। इसीलिए आपको पता होगा कि जब भी हम किसी मेडिसिन को बनाते हैं, कोई ड्रग तैयार करते हैं, तो उसमें हम लिमिट टेस्ट फॉर मर्क्यूरी एंड लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक, जिसके लिए गैजेट एपरेटस यूज होता है, उसको हम यूज करते हैं। क्योंकि अगर थोड़ा भी आर्सेनिक ज्यादा हो गया या थोड़ी भी मर्क्यूरी ज्यादा होगी तो वो जो है हाईली टॉक्सिक होता है हमारी बॉडी के लिए। तो स्टार्टिंग में ये यूज किए जाते थे, हालांकि उतने कारगर नहीं थे। उसके बाद जो है द डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन, ये जो डिस्कवरी हुई पेनिसिलिन की, पेनिसिलिन को उस टाइम पे द वंडर ड्रग करके बोला गया, ठीक है। पेनिसिलिन ने जब आया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, उसने बहुत ही धमाल मचा दिया था। पेनिसिलिन ने इतने सारे इन्फेक्शन इसने हील आउट किए थे। अब पेनिसिलिन को जो है 1928 में 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, फ्लेमिंग, ठीक है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब जो थे, उन्होंने वो एक्सीडेंटली पेनिसिलिन का इन्होंने इन्वेंट किया। कैसे किया, बहुत सारी थ्योरीज है इसके ऊपर। एक स्टोरी ये है कि भाई वो काम कर रहे थे और उनका जो ग्लासवेयर थे वो वॉश नहीं थे, और जो ग्लासवेयर वॉश करने का उनका असिस्टेंट था वो छुट्टी पे था। तो 3-4 दिन के बाद उन्होंने देखा कि एक पेट्री डिश में एक मोल्ड सा इस तरह से कॉलोनी सी बनी हुई है, इस तरह से छोटे छोटे उनको मोल्ड दिखे, ठीक है। और जब इन्होंने इसको मोल्ड को देखा तो ये मोल्ड किसके थे, पेनिसिलियम नोटेटम करके जो है बैक्टीरिया, वो आपका स्पेसिफिक जो है पेनिसिलिन का होता है, ठीक है। उसके उनको पता लगा कि भैया पेनिसिलियम नोटेटम जो है इसके अंदर है, और उससे उन्होंने पेनिसिलिन को एक्सट्रैक्ट आउट किया, और फिर जो है पेनिसिलिन काफी ज्यादा यूज किए जाने लगी, और धीरे 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 जो है बहुत ज्यादा फेमस हो गई। इसके लिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को नोबेल प्राइज भी मिला हुआ था, क्योंकि उस टाइम पे बहुत बढ़िया डिस्कवरी थी। जिस इन्फेक्शन को 6-6 महीने, 1 साल लग जाता था, जो इन्फेक्शन डेडली हो चुका था, उन सबको जो है हील करने के लिए विदिन 1 हफ्ते में या 2 वीक्स में हील करने के लिए जो है पेनिसिलिन को काफी ज्यादा यूज किया जाने लगा। फिर उसके बाद हुई रैपिड डिस्कवरी। अच्छा, इसमें एक चीज ये हुई कि जो पेनिसिलिन था, अब थोड़ा सा इसको ध्यान से समझिएगा, जिस बैक्टीरिया के ऊपर, फॉर एग्जांपल ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है, ये एक बैक्टीरिया है। अब इस बैक्टीरिया का अपना एक सिस्टम होता है। देखिए हर किसी का अपना एक सिस्टम होता है, हर किसी का अपना एक चीज को कोप करने के लिए कोपिंग मैकेनिज्म होता है, ठीक है। तो बैक्टीरिया का क्या मैकेनिज्म रहा, जैसे ही जो पेनिसिलिन है, ये देखिए पेनिसिलिन ड्रग, ठीक है, जैसे ही पेनिसिलिन बार बार जो है बैक्टीरिया के साथ जो है एनकाउंटर होती रही, तो धीरे 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 जो बैक्टीरिया है आपका, उसने अपने अंदर एक एंजाइम डेवलप करना शुरू कर दिया, ठीक है। ये एंजाइम का नाम है आपका पेनिसिलिनेज एंजाइम, ठीक है। तो ये पेनिसिलिनेज जो एंजाइम है, ठीक है, इसको हम बीटा लैक्टमेज एंजाइम बोलते हैं। वैसे बीटा लैक्टमेज एंजाइम, BL करके मैं लिखता हूं, बीटा लैक्टमेज एंजाइम। बीटा लैक्टमेज एंजाइम भी 2 तरह से होते हैं, एक सिफेलोस्पोरिन के लिए अलग होता है और पेनिसिलिन के लिए अलग होता है। अभी हम पेनिसिलिन की बात कर रहे हैं, तो पेनिसिलिन के लिए पेनिसिलिनेज होता है, सिफेलोस्पोरिन के लिए सिफेलोस्पोरिनेज करके एक एंजाइम होता है। तो जो पेनिसिलिन है वो बार बार इस बैक्टीरिया से एनकाउंटर होता रहा, तो बैक्टीरिया के अपने मैकेनिज्म ने क्या किया, पेनिसिलिन के
अगेंस्ट एक नया एंजाइम बनाना शुरू कर दिया। जो एंजाइम जो है, इस पेनिसिलिन में एक बीटा लैक्टम रिंग होती है, जब हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। इस तरह से एक रिंग होती है, इस तरह से बीटा लैक्टम रिंग होती है, और इस बीटा लैक्टम रिंग के वजह से जो इसमें एंटीबायोटिक एक्टिविटी आती है। तो पेनिसिलिनेज एंजाइम ने क्या करा, इस बीटा लैक्टम एंजाइम को रप्चर करना, ब्रेक करना शुरू कर दिया, जिससे ये जो बैक्टीरिया है ये सेफ होने लगा। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ये एकदम कारगर नहीं हुई धीरे धीरे पेनिसिलिन। तो उसके वजह से बहुत ज्यादा रैपिड डिस्कवरीज होनी स्टार्ट हुई। सिफेलोस्पोरिन एक केमिकल है, एक एंटीबायोटिक है जिसका डिस्कवरी हुई, और अपना स्ट्रेप्टोमाइसिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन की डिस्कवरी, ऐसे करके बहुत सारे एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी होनी स्टार्ट हुई। तो ये आज की छोटी सी वीडियो है, और आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच।